नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये कहानी है तेल, सत्ता, धर्म, हथियार और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। आज सवाल ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन है या नहीं। आज सवाल ये है कि वेनेजुएला के बाद क्या अब ईरान की बारी है? क्या यूएसए सच में ईरान पर हमला करेगा? और अगर हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ अफवाह नहीं है और ना ही हेडलाइंस का खेल है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले अमेरिका का पैटर्न समझते हैं। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। जहाँ जहाँ तेल है, जहाँ की सरकार अमेरिका की नहीं सुनती है या फिर जो देश पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करता है, वहाँ अमेरिका अपने रिसोर्सेज और टैक्टिक्स यूज करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे सैंक्शंस लगाना, रेजिमे चेंज करने का प्रयास करना, प्रॉक्सी वॉर, अगर कोई देश छोटा है उस पर डायरेक्ट अटैक। इसके कई उदाहरण। इराक में जब सद्दाम हुसैन ने पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया तो उस पर बायो वेपन्स का आरोप लगाकर हमला कर दिया। वहाँ बायो वेपन्स तो नहीं मिले पर सद्दाम को पकड़कर 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। कुछ ऐसा ही अमेरिका ने लीबिया में गद्दाफी के साथ किया। डेमोक्रेसी के नाम पर लीबिया पर अटैक किया और गद्दाफी को मरवा दिया। ऐसे ही एग्जांपल हमें सीरिया और अफगानिस्तान में दिखे। वेनेजुएला इन सब का ताजा उदाहरण, जहां मादुरो को इसलिए हटाया क्योंकि उसने अमेरिकन ऑयल कंपनीज को देश से बाहर निकाल दिया था। वेनेजुएला में तेल था पर सरकार अमेरिका के कंट्रोल में नहीं थी। फिर वहां सैंक्शंस लगाए गए और ऑयल टैंकर्स को रोका गया, जिससे वेनेजुएला आर्थिक तौर पर टूट गया। अब ईरान में भी यही होता दिख रहा है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है। ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर है, ऑयल और गैस का जायंट सोर्स है और साथ ही इजराइल का सबसे बड़ा ओपोनेंट भी है। इसके अलावा ईरान रशिया और चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक है। और एक बात याद रखिए, ईरान कभी भी अपना ऑयल डॉलर में नहीं बेचे और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकती है। जब तक ईरान स्टेबल है तब तक मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बना रहेगा और ऐसे में अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1979 से पहले ईरान अमेरिका का अलाई था। फिर आया इस्लामिक रिवॉल्यूशन, शाह रजा पहलवी हटे और खोमेनी आए और फिर इस्लामिक रिपब्लिक बना। तब से अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार आई। जैसे यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस। 4 नवंबर 1979 को ईरान के क्रांतिकारी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी राजनयिक और नागरिकों को बंधक बना लिया गया। आरोप लगाया गया कि अमेरिका फिर से ईरान में तख्ता पलट की साजिश कर रहा है। अमेरिका का शाह रजा पहलवी को शरण देना भी एक बड़ा कारण था। 444 दिन तक बंधकों को मानसिक और शारीरिक रूप से यातनाएं दी गई। उन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर पर भारी दबाव बना और ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। 1980 में ऑपरेशन ईगल क्लो चलाया गया और यह असफल रहा। इससे 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। अंत में 20 जनवरी 1981 के दिन नए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण के दिन अल्जीयर्स समझौते के तहत बंधकों को रिहा किया गया। इससे सबसे ज्यादा अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड लेवल पर अमेरिका की छवि खराब हुई और अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव की नींव पड़ी। फिर 1987 में इराक ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने अमेरिकन ऑयल टैंक्स पर अटैक किया, जिसके रेस्पॉन्स में अमेरिका ने ऑपरेशन निम्बल आर्चर चलाया और पर्शियन गल्फ में ईरान ऑयल प्लेटफॉर्म पर अटैक किया। इसके बाद 1987-88 में ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया। इस दौरान कुवैत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका ने ईरान की नौसेना पर हमला किया। जब जब अमेरिका को मौका मिला तब उसने खुद या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल द्वारा ईरान पर हमला कराया। इसके सीधे एग्जांपल ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स और ऑपरेशन मर्लिन है, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान को गलत न्यूक्लियर डिजाइन देने की कोशिश की। इजराइल ने ईरान के नाटांज न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंप्यूटर वायरस सक्सनेट का इस्तेमाल किया, जिससे सेंट्रीफ्यूज मशीन्स को धीमा या बर्बाद किया गया। इसके अलावा 2010 के बाद से ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कार बॉम्ब या शूटिंग जैसे तरीकों से मार दिया गया, जिसके लिए ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दोषी ठहराया। और इसी तरीके से 40 साल से ज्यादा अमेरिका और ईरान के बीच एक वॉर चल रहा है। अमेरिका ने इसके लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहाना बना रखा है। अमेरिका कहता है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, पर ईरान कहता है ये पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पर सच ये है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है पर उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब है पर वहाँ डायरेक्ट वॉर नहीं है। तो सवाल उठता है सिर्फ ईरान ही क्यों? जवाब सिंपल है, ईरान के पास ऑयल है और ईरान अमेरिकी कंट्रोल में नहीं है और ईरान पेट्रो डॉलर सिस्टम को भी चैलेंज करता है, तो अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा लगता है। और यहाँ इजराइल का फैक्टर भी आता है। इजराइल और ईरान के बीच सीधी दुश्मनी है। इजराइल के लिए ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अमेरिका के लिए इजराइल मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसलिए जब इजराइल बोलता है कि ईरान डेंजर है तो अमेरिका सुनता है और एक्शन लेता है। मिडिल ईस्ट में जो भी होगा वो इजराइल को साइड में रखकर कभी नहीं होगा। ईरान हर उस चीज को सपोर्ट करता है जो इजराइल के अगेंस्ट में है, जैसे हिजबुल्ला और हमास जैसे आतंकी संगठन का सपोर्ट करना। साथ ही अभी हाल ही के दिनों में जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो ईरान ने खुलकर उसका समर्थन किया। ईरान के लोगों ने इसके लिए सड़क पर आकर जश्न भी मनाया। साथ ईरान हमास की हमेशा से मदद करता रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या हथियारों की सप्लाई से हो। इसके साथ ही ईरान हिजबुल्ला और हुती रिबेल्स को भी सपोर्ट करता है जो इजराइल के अगेंस्ट में है। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल एक पावर बने, इसलिए ईरान सऊदी इजराइल के शांति समझौते को भी तोड़ना चाहता है। अब सीधा सवाल, क्या यूएसए ईरान पर हमला करेगा? जवाब है डायरेक्ट फुल स्केल वॉर शायद अभी नहीं होगा, पर साइबर अटैक, प्रॉक्सी वॉर, इकोनॉमिक चोकिंग, इजराइल के थ्रू स्ट्राइक्स, ये सब चल ही रहा है। अमेरिका डायरेक्ट वॉर से बचता क्यों है? इसके कई कारण है। जैसे अगर अमेरिका ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में उतरता है तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी। रशिया एंड चाइना डायरेक्ट
डायरेक्ट वॉर का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वियतनाम वॉर से यूएसए ने एक सबक लिया है, किसी भी वॉर में डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरने। इसलिए स्ट्रेटेजी यही है कि ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए। इसके लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को वीक करना होगा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक ग्रुप है जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुत्ती रिबेल्स, इराक और सीरिया के विद्रोही संगठन आते हैं। क्योंकि ईरान की इजराइल और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी है, लिहाजा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काम करता है। 80 के दशक में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ प्रॉक्सी संगठनों को तैयार किया। इसमें ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अहम भूमिका है। ये संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देता है। इसमें शामिल हमास, हुत्ती और हिजबुल्लाह मिलिट्री ग्रुप लाल सागर में स्वतंत्र आवाजाही में दिक्कतें पैदा करते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजराइल के लिए एक अहम सैन्य और वैचारिक चुनौती पेश करती है। बेशक अमेरिका की दोस्ती, उसके समर्थन और हथियारों की सप्लाई से इजराइल को काफी फायदा होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। ईरान से इन्हें भरपूर समर्थन और फंडिंग मिलती है। इजराइल की बेहतर सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए इन समूहों के पास भी हाईटेक रॉकेट, मिसाइल, गुरिल्ला स्ट्रेटेजी और टनल में अंडरग्राउंड नेटवर्क है। जाहिर तौर पर अगर ये मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं तो उसके लिए संभलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ईरान इन सब का समर्थन करता है। साथ ही जनता को खमेनी के खिलाफ करना होगा। अयतुल्लाह अली खमेनी ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर है, जो 1989 से इस पद पर है और इस देश के सबसे शक्तिशाली राजनेता है, जो अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सैन्य मामलों सहित सभी प्रमुख नीतियों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। वे 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्लाह खमेनी के उत्तराधिकारी बने, जो ईरान की राजनीति और विचारधारा को आकार देने वाले एक प्रमुख शिया धर्मगुरु और राजनेता है। अगर ईरान को कमजोर करना है उसके लिए खमेनी को हटाना होगा। हाल ही में पिछले कुछ दिनों से ईरान में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें अभी तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में लगातार लोग सड़कों पर उतरते जा रहे हैं। इसी के बीच में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के नेतृत्व वाली सरकार से आजादी दिलाने में मदद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने खमेनी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों का खून बहाया जाता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान में हो रहे प्रदर्शन भी एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा लगते हैं। अगर ईरान पर बड़ा अटैक होता है तो ऑयल प्राइसेस 150 से $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इंडिया जैसे देशों पर हैवी इंपैक्ट आ सकता है। साथ ही इंडिया की चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट अटक सकती है। अगर ईरान पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट फुल बैटलफील्ड बन सकता है और वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए दुनिया डर रही है और डिप्लोमेसी चल रही है। वेनेजुएला के साथ जो किया उससे अमेरिका के हौसले बढ़ सकते हैं। फिलहाल चाइना ने अपना टारगेट ताइवान पर सेट किया हुआ है और सबसे अहम रशिया इस समय यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, जिससे दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसी बात का अमेरिका फायदा उठाना चाहता है। वेनेजुएला एक एग्जाम्पल था। ईरान नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, पर वॉर कभी भी एक दिन में नहीं होती। ये एक स्लो पॉइजन स्ट्रेटेजी है। ईरान में हो रहे दंगे इसी एक साजिश का नतीजा है। अमेरिका ईरान को तोड़ना चाहता है लेकिन खुद बिना जले, और ईरान सर्वाइव करना चाहता है लेकिन बिना झुके। ये बैटल सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है, ये बैटल है कंट्रोल वर्सेस रेजिस्टेंस की। अमेरिका ईरान को कंट्रोल करना चाहता है और ईरान रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, सच का एनालिसिस दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।